दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी तो आपको याद ही होगा लद्दाख का वो घटना जो सोनम वांगचुक के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी और NSA के तहत उनके ऊपर पूरा का पूरा मामला दर्ज किया गया था। अब इसके बाद से ना सोनम वांगचुक को तो ये भ्रम दूर हो ही गया कि वो लद्दाख के राजा हैं। वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा और जिस तरीके से चाहेंगे सरकार को तो मतलब वो बेवकूफ़ बना सकते हैं और एक आम जनता की भावनाओं का सहारा लेकर सरकार को भी जैसे तैसे चला सकते हैं। सोनम वांगचुक का तो समझो ये भ्रम दूर हो गया है, लेकिन इस वाकया में आपको बस लगता है कि सोनम वांगचुक का भ्रम दूर हुआ होगा। इस वाकया में ना बहुत सारे अन्य जगहों के और अन्य बहुत प्रमुख पदों पर बैठे लोगों का भी ना बहुत सारा भ्रम दूर हुआ है। सबसे पहला भ्रम दूर हुआ है दिल्ली के बहुत बड़े बड़े वकीलों का, जो एक एक बार की सुनवाई का दिखाने का 5 से 10 लाख फीस लेते हैं, लेकिन अंदर से कितना लेते होंगे मुझे नहीं पता। तो उन वकीलों का भी भ्रम दूर हुआ है ना कि हम कानून के बहुत बड़े जानकार और हम जो बोले वही हो जाता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों की। अभी सोनम वांगचुक के केस में सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, उनके कहने पर जो उनके वकील हैं कपिल सिब्बल, वो ये बात कोर्ट में कहे कि हमारा जो हम जिस तरह जो याचिका लेकर आए थे ना, हम वो याचिका में बदलाव चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को मतलब अगले तारीख की बात की गई। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस बार जो केंद्र सरकार है और अमित शाह गृह मंत्रालय की ओर से ऐसा जुगाड़ करके रखे थे ना कि इन लोग अपने जाल में खुद ही फंसे हुए हैं। सबसे पहली बात, अमित शाह ने सबसे पहले, उनको पता था कि जब भी इस टाइप की बात होगी ना तो सीधे कहेंगे कि अगर हम जो भी रिपोर्ट देंगे, हम दे या DM दे या CBI दे या ED दे, कोई भी रिपोर्ट देगा ना तो सीधे इन लोग कह देंगे सब मिली भगत है। इसलिए अमित शाह ने क्या किया कि अब न्यायिक जांच बैठा दिया और इसके अध्यक्ष जो होंगे ना, जिसके नेतृत्व में होगा, वो भूतपूर्व न्यायाधीश रहेंगे। अब बात करो, अब जाकर बोलो कि इसमें मिली भगत हुई है। और जैसे ही ये बात गई तो वहां के जज साहब ने भी कह दिया कि भाई अब जांच हो जाने दो, अब कुछ बात होगा। तो इस तरीके से उन वकीलों का तो भ्रम दूर हुआ ही हुआ, साथ में उन जजों को भी का भी भ्रम दूर हुआ। कई जजों भी ये मानते हैं कि जो कपिल सिब्बल कह दिया ना वही ओके है। कपिल सिब्बल जैसा कानून का कोई जानकार नहीं है, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कानून का कोई जानकार नहीं है। इसीलिए आप देखिए, आप खुद देखिए कि हमारे देश में लाखों की संख्या में केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी गिनती नहीं है पेंडिंग केसों की। लेकिन क्या ऐसा बात है कि जब भी कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी जो केस लेकर जाते हैं ना, तुरंत सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है। और तो और बेल देना मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य रूप से काम नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चले गए ना, मतलब ऐसा लगता है कि जज एकदम थाली में बेल सजा के रखते हैं जमानत की। आइए सर, आप आइए, ले जाइए। अरे सुन लीजिए, नहीं 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 नहीं, आप कह दिए ना, मतलब बस सही होगा। इस टाइप का बहुत सारे जज ऐसा सोचते हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और भी कुछ वकील हैं उनको लेकर। लेकिन अब धीरे धीरे उन जजों का भी और उन वकीलों का भी भ्रम दूर हुआ कि जानकार केवल अब कपिल सिब्बल जैसे लोग ही नहीं है, जानकार और भी वकील हैं। दोस्तों सच बोला जाना तो जो सोनम वांगचुक है वो ये बात कहता है, वो ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तान गए थे जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने और बांग्लादेश गए थे। तो भाई यार, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना तो जिनेवा जाओ ना यार, कोई ढंग की जगह जाओ ना। तुम कहां जा रहे हो? पाकिस्तान में तुमको कौन सा बहुत बड़ा लेबोरेटरी मिल रहा है या बांग्लादेश में कौन सा लेबोरेटरी मिल रहा है? अब पाकिस्तान में तुम किस टाइप के लेबोरेटरी में गए होगे, अब क्या पता कि किस चीज का मतलब आप अध्ययन करने गए हैं। और अध्ययन करने गए हैं तो बताओ कोर्ट में कि ये चीज का अध्ययन करने गए हैं। अब बांग्लादेश में तुम गए हो, अब बांग्लादेश में समझो तुम यूनुस से सीखने गए होगे, कह देते कि मोहम्मद यूनुस है ना वो नोबेल पुरस्कार विजेता है, हमको नोबेल पुरस्कार लेना है। तो सीखने गए कि नोबेल पुरस्कार कैसे लेते हैं, और नोबेल पुरस्कार पर अध्ययन कर रहे हैं तो मोहम्मद यूनुस से ना कुछ सवाल वाल करेंगे, उनके साथ समय बिता रहे थे। ये बोल दो, ये कोई बात होता है? और तो और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा जानकार है। मैं बोलता भाई छठ यार, इंजीनियर तो उसामा बिन लादेन भी था, बहुत तगड़े क्वालिटी का था। इंजीनियर तो केजरीवाल भी थे। तो क्या इन सब को इस आधार पर छोड़ दिया जाए कि ये सब इंजीनियर हैं?
अगर आप इतने ही बड़े इंजीनियर हो तो जाकर सरकार से कहो ना कि इसरो के सभी वैज्ञानिकों को हटाकर तुमको रख दिया जाए, तुम ऐसा रॉकेट बनाओ, तुम ऐसा सिस्टम बनाओ कि भारत को रफाल बाहर से नहीं खरीदना पड़े। ये क्या तर्क होता है यार, ये क्या बेहुदा तर्क होता है। कोई इंजीनियर है, कोई जानकार है, अरे क्या इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या देश के लिए कर रहे हो। मेरे को तो तुमको एक ही जगह इंजीनियरिंग करते दिखे हो कि लद्दाख की सड़कों पर तो मुझे 2 साल से दिख रहे हो ना, ये बात कहते हुए कि ये चाहिए, धरना चाहिए, प्रदर्शन चाहिए। तुम्हारा लेबोरेटरी और तुम्हारा प्रैक्टिकल ना केवल और केवल इस बात से चलता है ना कि किस तरीके से कोई सरकारी जमीन लो, सरकारी लोन लो और उसको नहीं चुकाओ, ऐश करो, और जब सरकार पकड़े या पूछे तो धरने पर बैठ जाओ, भूख हड़ताल में बैठो, उन मांगों को लेकर बैठो जो मांगे पूरा होना बहुत मुश्किल काम है। मांगे लगती सही है लेकिन पूरा होना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे मैं बोल दूं कि भारत सरकार ऐसा कानून लाए ना कि देश का कोई भी आदमी गरीब न रहे, देश का कोई भी आदमी के पास कार न रहे। कितना अच्छा मांग है, लेकिन क्या संभव है? बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है वो सरकार पूरा नहीं कर पाता, और 35 दिन भूख हड़ताल पड़ो और उसके बाद तुम्हारी तबीयत बिगड़ेगी, भूखे रहोगे तो फिर तुम्हारे समर्थक तोड़फोड़ आग लगा देंगे, और उसके बाद सीबीआई और ईडी जब तुम्हारे घोटाले को पकड़े, जैसे तुम जमीन लेकर उसका काम नहीं किए हो, अब जमीन वापस ले घोटाले पर कुछ करे तो तुम कहोगे क्या कि सरकार हमें डरा रही है, परेशान कर रही, क्योंकि मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं, मांग कर रहा हूं। कोई तरीका थोड़ी होता है। देखिए, मांग करना ठीक है, मांग सोनम वांगचुक का गलत नहीं है, लेकिन वो मांग के बाद सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती है और उसका कोई क्राइटेरिया होता है। जैसे लद्दाख के लोगों का मांग ठीक है, लद्दाख का मांग ये है कि उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लोकसभा सीट बना जाए लेह और लद्दाख को, ये सब ठीक है भाई, लेकिन उसके जो क्राइटेरिया है वैसे क्राइटेरिया में भारत के अफरात राज्य का पड़ते हैं। और दूसरी चीज, इसी बीच में सोनम वांगचुक देश के खिलाफ बयान देता है। क्या कहता है कि हम चीन वाले को रास्ता दे देंगे। अरे यार, तुम रास्ता सेना रोकता है किसी सैनिक का कि तुम रोके? तुम्हें क्षमता क्या है यार, हो क्या? लेकिन एक बयान देकर तुम भारत को, सरकार को धमका रहे हो। अगर तुम कह रहे हो कि नहीं दोगे तो हम रास्ता रोक लेंगे और हमको इस आधार पर सुविधा चाहिए कि हमारी सीमा चीन से लगती है, तो चीन से सीमा ना उत्तराखंड की भी लगती है, बहुत सारे राज्यों की चीन से सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, असम की भी लगती है। तो क्या सब के सब ये बात बोले कि हमको भी ये चाहिए सब? हालांकि इसमें कई राज्य हैं अलग अलग कैटेगरी में, उनको मिला है सुविधा, लेकिन बहुत सारे राज्यों को नहीं मिला है। अब पाकिस्तान तो बहुत खतरनाक है देश के, लेकिन पंजाब का सीमा पाकिस्तान से लगता है तो पंजाब बोलेगा मुझे भी सुविधा चाहिए, हड़ताल करेगा, धरना करेगा। राजस्थान का सीमा लगता है, उसका जैसलमेर का तो बहुत बड़ा सीमा लगता है, वो कहेगा कि हमारा रेतीला क्षेत्र है, हमको भी दो। गुजरात का सीमा वाले एक राज्य कहेंगे कि हमको भी दो। इस तरीके से देश में सरकार नहीं पूरा कर सकती, तो फिर अब ऐसे काम करोगे। और इसके बाद इन लोग का जब दाल निकलता तो इन लोग क्या बहुत अच्छा जनता की भावनाओं से, सेंटीमेंट से लोग क्या खिलवाड़ करते हैं। बोलते हैं कि लद्दाख के लोग सीधे साधे होते हैं और हम लद्दाख इसलिए परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, ये बात सब जानते हैं कि लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे, बहुत मेहनती हैं, लेकिन एक कहां से तू सर्टिफिकेट ला लिया सोनम वांगचुक की तू भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन करेगा और देश विरोधी काम करेगा, और तेरे को इस नाम पर कह दिया जाए कि लद्दाख के महान लोग जो सीधे साधे अच्छे लोग हैं और तू उनके साथ रहता है या उनकी समाज से है, तो तेरे को उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लद्दाख के लोग सीधे साधे, तो लद्दाख का सम्मान पूरा देश करता है। मैं खुद कहता हूं लद्दाख के लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो इसका मतलब यह थोड़ी कि उसके नाम पर तू मलाई छापेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए ना तो सोनम वांगचुक अभी जितना जो गिरगिट चाल चल रहा है वो सब चाल अब सरकार समझ चुकी है। होता क्या है ना दोस्तों कि जब शुरू में जब कोई गलतबाजी करता है या जब कोई सीधे साधेपन से सरकारी जो नियम कानून से बच निकलने की बहुत सारे उल्टे सीधे हरकतें करता है ना, एक बार दो बार पास हो जाता है, लेकिन सरकार भी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि सरकार भी हाथ पर हाथ नहीं धरे बैठती है। और खास करके बीजेपी सरकार तो आतंकवाद और देश के विरोध में तो बिल्कुल नहीं। सरकार तुम्हारी सारी चीजों का, सारे पैतरों का एनालिसिस करती है और उसके बाद में सरकार उसके हिसाब से आप तैयार करती कि तुम कितना कदम चलोगे। तो इस तरीके से इस बार अच्छे तरीके से सोनम वांगचुक को फंसाया गया है। फंसाया गया मतलब गलत कहना होगा। सोनम वांगचुक जो अपनी चालबाजियों कहते थे ना, वो चालबाजी नहीं कर पा रहे हैं। उन चालबाजियों को उनको फंसा लिया गया है कि अब वो हिलडुल नहीं पा रहे हैं, और ये पूरे देश के लिए भी अच्छा होगा। ये देश के उन लोगों के लिए
बहुत बड़ा मैसेज होगा ना, जो देश को इस टाइप का ब्लैकमेल करके और देश में इस तरह को हुड़दंग और दंगे कराना चाहते हैं, देश की सड़कों में आग लगाना चाहते हैं, देश की सेनाओं को जलाने की कोशिश करते हैं, देश के गाड़ियों को फूंकते हैं और देश के रोड और सड़क जो जनता की गाड़ी कमाई से बनी उसको फूंकते हैं और अपने क्षेत्र में दंगे और लफड़े करते हैं और उस जगह के मासूम सीधे साधे मेहनती लोगों को बदनाम करते हैं। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो तो बोलते हैं कि नहीं, हम पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, हमारे जैसे लोगों पर। अरे ये क्या बना रहे हो यार, तुम जब मलिदा पेल रहे हो तो बोलो ना, तुम भी मलिदा पेलते हो तो बोलो ना, जब मलाई चापते हो कि सब लोग मलाई चाप रहे हैं, सबको आओ सब लोग खाओ, मैं अकेले क्यों खाऊंगा। जिस वक्त सोनम वांगचुक आलिशान पूरा भवन को ले लिया था, जमीन को ले लिया था, तो उस वक्त तो वहां के लोगों को तो नहीं बुलाना, आओ भैया सब लोग बैठो। तो दोस्तों इस तरीके से अंत में कहना चाह रहा हूं कि सोनम वांगचुक का इस बार पूरा का पूरा चालबाजी धरे के धरे रह गया, उनके वकीलों को भी धरे के धरे रह गई और सरकार जो कदम उठा रही है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आतंकवादियों के लिए, आतताइयों के लिए और जो हुड़दंग करते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर बहुत गलत समय है, और जो लोग अच्छे से रहते, शांति से रहते, देश का विकास चाहते हैं उनके लिए बहुत शानदार समय है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।